स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन रेशियो एनालिसिस के एमसीक्यू देखेंगे। हमने रेशियो एनालिसिस से पूरी तैयारी कर ली है। अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन वहाँ आते हैं। फर्स्ट है, इफ़ द असेट टर्नओवर इज 4 टाइम्स, नेट प्रॉफिट 10%, टोटल असेट्स आर 50,000, देन द नेट प्रॉफिट विल बी। आपको इसमें एक टर्नओवर रेशियो दे रखा है, असेट टर्नओवर रेशियो, आपको नेट प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है, असेट भी दे रखी है और लाभ पूछा है। तो देखिए, अगर कोई फॉर्मूला दे रखा है तो मान के चलिए इसका कोई यूज़ होगा, बहुत ज़रूरी नहीं है पर जनरली उसका यूज़ होता है। तो असेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है, इसके लिए कॉस्ट या सेल यूज़ कर सकते हैं, अपॉन आपका असेट्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपका जो असेट टर्नओवर रेशियो है वो है 4। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट या सेल मिसिंग है, ठीक है, इसको अपन रख लेते हैं x, और आपकी असेट 50,000 दे रखी है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उससे आप समझ जाएंगे कि 2 लाख रुपए वैल्यू आएगी। सपोज कर लेते हैं सेल दे रखी है। इनको वैसे बताना चाहिए था कि असेट टर्नओवर रेशियो इन्होंने कॉस्ट पे निकाला है या सेल पे निकाला है। मान लेते हैं इन्होंने सेल्स पे निकाला है, ठीक है, तो इन लोगों ने सेल पे निकाला है। 2 लाख रुपए हमारी सेल आई है। वापस सुन लीजिए, असेट टर्नओवर रेशियो 4 है। इसका मोटे तौर पे मतलब होता है कि हमारी जो टर्नओवर है वो असेट से 4 गुना है। तो अगर हमारे असेट्स, यानी आप ओरली भी कर सकते थे, मैं इसलिए समझा रहा हूँ, अगर आपके असेट 50 से आगे हैं तो आपका टर्नओवर जरूर 2 लाख रुपए रहा होगा। और चूंकि आपका नेट प्रॉफिट परसेंटेज 10% है, तो 2 लाख का 10% 20,000 हुआ करता है। तो आपका नेट प्रॉफिट 20,000 रुपये रहा होगा। तो इन्होंने एक रेशियो की मदद से दूसरा रेशियो हमसे सॉल्व करवा दिया। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी का औसत स्कंद 80,000 है, स्कंद आवर्त अनुपात 6 है, विक्रय मूल्य लागत से 25% ज़्यादा है, तो बिक्री की राशि होगी। मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर इन्होंने कोई रेशियो दे रखा है तो उसे यूज़ में लो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, एज वी नो, हम जानते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए ऊपर आता है COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और डिवाइडेड बाय आता है एवरेज स्टॉक। चूंकि इस फॉर्मूले में 3 चीज़ें हैं, अगर 2 हमें मिल जाती है तो थर्ड हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 है तो मैंने 6 लिखा, कॉस्ट तो नहीं पता तो मैंने COGS लिख दिया, और एवरेज स्टॉक 80,000 है तो हमने उसे 80,000 लिखा। 80,000 को हमने मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमारा COGS, या जिसे अपन आसान भाषा में कॉस्ट ऑफ गुड्स बोलते हैं, आपकी कॉस्ट आ गई 4,80,000 रुपया। अब आप इसके अंदर जैसे ही अपना प्रॉफिट मिक्स करेंगे, कॉस्ट के अंदर आप अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे। अब आपका प्रॉफिट कितना है, 25% मोर देन द कॉस्ट, तो ये आसानी से अप्लाई हो जाएगा क्योंकि आपको कॉस्ट ही दे रखी है और आपको बस 25% अप्लाई करना है। तो 1,20,000 हो गया, यानी मैंने इसका 25% निकाला, तो ज़रूर हमने माल को 6 लाख रुपए में बेचा होगा। तो इसने अगर हमसे सेल पूछा है तो 6 लाख रुपए आंसर है। कभी कभी वो हमसे प्रॉफिट पूछता तो 1,20,000 आंसर होता। मैं एक बात आपको एडिशनल बताना चाहता हूँ, आप गौर कीजिए, इस क्वेश्चन में आप 4,80,000 का माल 1,20,000 रुपये जोड़कर 6 लाख में बेच रहे हो। जरा इस संबंध को समझिए, आप 1,20,000 रुपये कमा रहे हो। अगर आप अपॉन में यहाँ पे कॉस्ट रख के देखिए तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट, आपका रिजल्ट निकल के आया 1/4 ऑन कॉस्ट। और अगर आप ऐसे रखें कि 1,20,000 का प्रॉफिट है और आपकी जो सेल वैल्यू है वो है 6 लाख रुपया, आप इसको सॉल्व करें तो 1/5 ऑन सेल, तो 1/4 ऑन कॉस्ट इक्वल टू 1/5 ऑन सेल होता है। ये हम बार बार जब भी हम प्रॉफिट वाले रिलेशन वाले क्वेश्चन देखते हैं तो इसको आपको याद करना है कि प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट तो 1/5 ऑन सेल, एंड सो ऑन, 1/5 ऑन कॉस्ट तो 1/6 ऑन सेल। इस तरह से होता है अगर प्रॉफिट का क्वेश्चन है तो। तीसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि करंट रेशियो 2.5 है, क्विक रेशियो 1.5 है, वर्किंग कैपिटल 60,000 है, तो बताइए करंट लायबिलिटी कितना होगा। देखिए, आप इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको रख के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना इस क्वेश्चन करने का जो ट्रेडिशनल तरीका है वो ये है कि देखिए, आपको ये पता है कि करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, और आपका करंट रेशियो 2.5 है, आपका करंट रेशियो 2.5 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और मुसीबत ये है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों मिसिंग है। तो ऐसे में क्या करो कि आप करंट लायबिलिटी को x मान लो, ठीक है, आप करंट लायबिलिटी को x मान लीजिए। तो मैंने करंट लायबिलिटी की जगह x रख दिया और करंट एसेट की जगह करंट एसेट्स रख दिया। अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका इस तरह से बनता है कि करंट एसेट्स इक्वल टू 2.5x। इसको आप थोड़ी देर संभाल के रखिए। इसके बाद आप वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाइए राइट हैंड पे, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 60,000 दे रखा है, मैंने कहा ना कोई रेशियो दे रखा है तो काम का होगा। वर्किंग कैपिटल 60,000
अब जैसे करंट एसेट्स 2.5x और करंट लायबिलिटी x, क्योंकि हमने करंट लायबिलिटी को x माना था और करंट एसेट्स की वैल्यू 2.5x आई थी, तो इसको सॉल्व करने पर 1.5x हो गया। 1.5x बराबर 60,000 रुपये। तो x की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। अब एकदम से 40,000 आंसर मत भर दीजिएगा। 40,000 x आया है, यानी क्या आया है, करंट लायबिलिटी 40,000 आया है, और इन्होंने क्या पूछा था, करंट लायबिलिटी ही पूछा है, तो चलो फिर तो भला हो गया, करंट लायबिलिटी 40,000। वरना ये आपसे करंट एसेट्स की वैल्यू पूछ सकता था, लिक्विड एसेट्स की वैल्यू पूछ सकता था, स्टॉक की वैल्यू पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था। क्योंकि एक बार आपकी x की वैल्यू यानी करंट लायबिलिटी की वैल्यू सॉल्व हो गई, तो फिर आप इसका 2.5 गुना करोगे तो करंट एसेट्स की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास एक बार करंट लायबिलिटी आ गया तो उसका 1.5 करके, यानी 40,000 का 1.5 करके 60,000 करके आपका लिक्विड एसेट्स आ जाएगा, और इन दोनों का गैप अगर आप देखोगे तो आपका स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, कम समझ में आया होगा तो वापस को रिकैप करके सुन लो, आ जाएगा समझ में। अ कंपनी एक्सटेंड क्रेडिट टर्म ऑफ 45 डेज टू इट्स कस्टमर। एक कंपनी अपने ग्राहकों को 45 दिन की साख प्रदान करती है। इसका साख संग्रहण खराब माना जाएगा यदि इसकी औसत संग्रह अवधि डैश डैश थी। देखिए, एक कंपनी जनरली 45 दिन का क्रेडिट देती है, तो अगर 45 दिन के अंदर पैसा वसूल हो गया तो कलेक्शन सिस्टम अच्छा है। तो अगर 30 दिन में पैसा मिल गया तो अच्छा है, अगर 52 दिन में मिल गया तो सिस्टम ख़राब है, 41 दिन में मिल गया तो पैसा सिस्टम अच्छा है, 36 दिन में मिल गया तो अच्छा है। तो इसने क्वेश्चन ये पूछा था कि हमारा संग्रहण खराब कब माना जाएगा। तो अगर आपको 45 से ज़्यादा दिन लग रहे हैं, 45 इसलिए क्योंकि आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड 45 डेज है, तो इस बार अगर आपको 45 डेज से ज़्यादा लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका कलेक्शन सिस्टम पुअर है, तो बी इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद है इन अ कंसर्न टोटल असेट टू डेट रेशियो इज 3:1। इफ टोटल असेट्स आर 12 लाख एंड द करंट लायबिलिटी आर 80,000, इट्स इक्विटी इज ऑफ। वेल, आपको इन्होंने एक रेशियो दे रखा है, इंग्लिश में पढ़ें इसको, टोटल असेट टू डेट रेशियो। मैंने बताया था जहाँ 2 आता है उसको इसकी जगह आपको अपॉन रीड करना है। इसको लिख देते हैं टोटल असेट्स अपॉन डेट, 2 की जगह मैंने अपॉन लगा दिया, और ये रेशियो आपका कितना दे रखा है, 3:1। ठीक है, अब या तो मुझे टोटल असेट मिल जाए या मुझे डेट मिल जाए, मुझे टोटल असेट दे दी इन्होंने। वेल, टोटल असेट्स इन्होंने 12 लाख दे दी है, तो ये टोटल असेट्स की जगह 12 लाख पुट कर दिया। डेट हमें पता नहीं है, 3/1। ठीक है, अब डेट को आप इधर ले जाओ और 3 को आप इधर लेके आ जाओ, तो 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 करने पर 4 लाख हो जाएगा। तो श्योरली आई कैन से कि इनका जो डेट है वो डेट इनका 4 लाख है। और इसके बाद इन्होंने करंट लायबिलिटी दे रखी है, वो करंट लायबिलिटी 80,000 रुपये की दे रखी है। ठीक है, और इन्होंने हमसे पूछा है कि बताइए कि इनकी इक्विटी कितनी है। ओके, अगर आप एक बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, एक बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले उसके अंदर शेयर होल्डर फंड होता है, फिर लॉन्ग टर्म डेट होता है, और फिर आपका शॉर्ट टर्म डेट होता है। मैं अभी पूरे परफॉर्मर पे नहीं जा रहा, मोटे तौर पर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट, और इसके अलावा शेयर होल्डर फंड होता है, और इधर आपके फिक्स एसेट्स होते हैं, और इधर आपके करंट एसेट्स होते हैं, और नीचे आपका टोटल आता है। अब आपका टोटल असेट्स 12 लाख है, तो वो आप 12 लाख रुपए लिख दो। ठीक है, लिख दिया, और ये 12 लाख रुपए यहाँ आ गया। ठीक है, और इन्होंने वैसे बताया नहीं कि इन्होंने किस तरह के डेट यूज़ किए हैं। अगर मैं मान लूँ कि इन्होंने लॉन्ग टर्म डेट यूज़ किए हैं, मैं मान रहा हूँ, हालांकि इनको क्लियर बोलेगा वो, अगर इनके लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख रुपए है, जो कि अभी अपन ने क्वेश्चन निकाले, और करंट लायबिलिटी आपको 80,000 गिवन है, तो यहाँ 12 लाख का जोड़ है और यहाँ 4,80,000 है, तो यहाँ पे जो गैप रहा होगा, जो शेयर होल्डर फंड रहा होगा, वो 7,20,000 रहा होगा। ये जस्ट ये देखना चाहता है कि आपको बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर पता है या नहीं है, और इसको तो यहाँ पे इसने ऋण वर्ड यूज़ किया है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा टर्म लिखना चाहिए था, टोटल असेट टू लॉन्ग टर्म डेट रेशियो, क्योंकि फिर अलग मीनिंग भी निकल सकता था। खैर, बाय द वे मैं समझाना ही चाहता था, आपको फॉर्मूला लगाना है, एक मिसिंग वैल्यू निकालनी है, वैल्यूज़ को पुट करना है, और इस तरह से बैलेंसिंग फिगर से भी चीज़ें निकल सकती है। आपका शेयर होल्डर फंड 7,20,000 आ सकता है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे।
ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस व्हाइट बोर्ड पे कराए गए हैं, इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कराए गए हैं, कहीं कहीं तो 200 या 300 एमसीक्यू भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 एमसीक्यू दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 एमसीक्यू हैं, टोटल 7500 एमसीक्यूज आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे एमसीक्यू हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आम भाषा में अपन सेल बोलते हैं, इनकी सेल 9 लाख दे रखी है। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट। 25% मतलब 1/4 होता है, क्योंकि 25/100, तो 1/4 ऑन कॉस्ट। इट ऑल्सो मीन्स वी वेरी वेल नो 1/4 ऑन कॉस्ट इक्वल टू 1/5 ऑन सेल। तो मैंने यहाँ पे जीपी लिखा विच इज़ 1/5 ऑफ सेल। तो 9 लाख का 1/5 निकालोगे तो 1,80,000 आएगा। और सेल में से आप जीपी हटा दोगे तो आपका कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा आप क्या चाहते हो, इसने कहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 90,000 है और ऑपरेटिंग रेशियो क्या होगा। इसने हमसे ऑपरेटिंग रेशियो यानी परिचालन अनुपात पूछा है। तो हमें ये पता है कि ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 होता है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए आपको COGS और आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो लेने होते हैं। जैसे आपकी COGS तो है 7,20,000, यानी जो माल अपन ने 9 लाख में बेचा है उसकी जो कॉस्ट है वो 7,20,000 है। तो 7,20,000 का तो माल अपन ने बेचा है और 90,000 रुपये ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं। इस तरह से हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट 8,10,000 है। ऑपरेटिंग कॉस्ट 8,10,000 आ गई है और सेल 9 लाख है। और इसको सॉल्व करने पे 90% आता है, यानी हमारा जो ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो हाई होना अच्छा नहीं होता है। ऑपरेटिंग रेशियो बताता है कि 100 रुपये की सेल पे कितना खर्च हो रहा है, तो हमारा 90% खर्च हो रहा है। यानी जब हम 100 रुपये की सेल करते हैं तो 90 रुपये तो हमारा खर्च हो जाता है। 90 रुपये क्या है, या तो जिस माल को बेचा है उसकी कॉस्ट है, या उसको बेचने पे जो खर्चा हुआ उसको मिलाकर हमारा 90 रुपये कॉस्ट आया है। तो आपका ऑपरेटिंग रेशियो 90% रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ओपनिंग इन्वेंट्री 120,000, परचेजेस 9 लाख, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न होके आउट चला गया, तो इसका मतलब ये परचेज रिटर्न दे रखा है। परचेज रिटर्न 40,000 एंड द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 20,000 लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। जो आपका अंतिम स्टॉक है वो आपका जो अंतिम स्टॉक है वो 20,000 कम है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसको अपन पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते थे, इसके लिए आपको चाहिए COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। COGS आप कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन में सेल वगैरह दे नहीं रखा, सेल नहीं दे रखा, GP नहीं दे रखा, तो COGS आप यूँ निकालेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास स्टार्टिंग में 120,000 का माल था और हमारे एंड में 1 लाख रुपए का माल है। हाउ डू वी नो दैट? क्योंकि इसने खुद ने कहा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 20,000 कम है, तो 120,000 से कम है। अच्छा, परचेज़ के बारे में कहा जाए चाहे नहीं, नेट परचेज़ ही लेना है, तो आपको 9 लाख की परचेज़ नहीं लेनी है। 9 लाख में से 40,000 लेस करते हुए 8,60,000 रुपये लेना है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 120,000 का माल तो था पुराना और 860,000 का परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो हमारे पास ऑल टुगेदर 9,80,000 रुपये का माल हो गया। और 9,80,000 में से 1 लाख का माल हमने नहीं बेचा, ये माल हमारे पास अनसोल्ड रह गया। इसका मतलब है कि हमने 8,80,000 का माल बेचा, तो ये 8,80,000 तो हो गया हमारा COGS। अगर हम अपना एवरेज स्टॉक देखें तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 होता है। हमारा ओपनिंग स्टॉक 120,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपये है।
आप इसे जोड़ के एवरेजिंग करेंगे तो 1,10,000 रुपया आएगा। तो 8,80,000 डिवाइडेड बाई 1,10,000, हेयर कम्स 8 टाइम्स। तो हमारा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है वो 8 टाइम्स आया है। वेल अगर ये अपन से बाय द वे स्टॉक वेलोसिटी पूछता तो देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं और स्टॉक टर्नओवर रेशो 8 टाइम्स आया है, तो 12 मंथ डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स, तो यहाँ आता 1.5 मंथ, यानी हम स्टॉक को 1.5 मंथ में निपटा देते हैं। हमारे पास जो स्टॉक आता है 1.5 महीने में हम उसको निपटा देते हैं। तो ये हमारे स्टॉक क्लियरिंग की स्पीड को बताता है। अब इसने कहा है चालू अनुपात होता है। चालू अनुपात होता है यानी करंट रेशो होता है, करंट रेशो होता है क्विक रेशो के बराबर, हो भी सकता है नहीं भी। निरपेक्ष त्वरित अनुपात के बराबर, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड आता है इक्वल टू एब्सोल्यूट क्विक रेशो। करंट रेशो से कम, लिक्विड रेशो से कम या लिक्विड रेशो से ज़्यादा। अब आप देखो करंट रेशो के फॉर्मूले में क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, सपोज कर लेते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपका करंट एसेट 1 लाख है और करंट लायबिलिटी 40,000 है, तो आपका करंट रेशो 2.5 आया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जो लिक्विड रेशो होगा, लिक्विड रेशो के लिए अपन क्या करेंगे, करंट एसेट में से स्टॉक कम कर देंगे, यानी इस 1 लाख में से कुछ तो कम हो जाएगा। अब मान के चल लो कि स्टॉक 20,000 ही है, मान लो, तो 1 लाख में से 20,000 कम हो गया तो यहाँ 80,000 आएगा। हो सकता है स्टॉक हो, प्रीपेड होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 80,000 बटा 40,000, यह आया 2। तो इसका मतलब आपने क्या पाया, करंट रेशो जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, लिक्विड रेशो से ज़्यादा होती है। ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। अगर स्टॉक मिसिंग है, प्रीपेड एक्सपेंसेस मिसिंग है, तो ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। अदरवाइज करंट रेशो जो होता है वो लिक्विड रेशो से ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर ये सही है। ठीक है, ज़्यादा बेटर होता कि इसका आंसर वो ऑप्शन में ये देता कि करंट रेशो होता है लिक्विड रेशो के बराबर या उससे ज़्यादा, तो डी इज़ द मच बेटर, वो ज़्यादा अच्छा आंसर होता। पर ठीक है, अभी जो गिवन है हमेशा याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में सारे ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है तो जो ज़्यादा सही है, तो जो ज़्यादा सही है इनमें से ये वाला ज़्यादा सही है, और मैंने आपको करके भी बताया। इसके बाद है कैपिटल गियरिंग रेशो और डेट इक्विटी रेशो में अंतर का क्या कारण है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैपिटल गियरिंग रेशो में आप फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल रखते हैं डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल रखते हैं, यानी ऊपर आप डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर को रखते हैं और नीचे आप इक्विटी शेयर होल्डर फंड रखते हैं। अगर अपन बात करें डेट इक्विटी रेशो की, तो ऊपर आप डेट रखते हैं और नीचे आप इक्विटी रखते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो वैसे दोनों फॉर्मूले में अंश यानी ऊपर और हर यानी नीचे दोनों में ही अंतर है। बताऊं कैसे, इसमें डेट आता है, इसमें भी डेट आता है, लेकिन इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, लेकिन इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं आता। तो अगर अंश की तरफ से रीज़न देंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज़ वन ऑफ द रीज़न दोनों में अंतर होने का। दूसरा ये है कि अगर अपॉन की बात करें तो इसके अंदर आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड आता है। ठीक है, और इसके अंदर केवल इक्विटी आता है, यानी अगर इसमें भी बात करें इक्विटी, ठीक है ना, इक्विटी की जगह मैं शेयर होल्डर फंड टर्म लिख लेता हूँ क्योंकि इक्विटी को शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। तो इसके अंदर वर्ड है इक्विटी शेयर होल्डर फंड और इसके अंदर है शेयर होल्डर फंड, यानी नीचे भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ही अंतर है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर बैठता है। ऊपर देखो चाहे नीचे देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वजह से ही अंतर है। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ए इसका आंसर हो गया। उसके बाद है ए लिमिटेड का एवरेज स्टॉक 50,000 है, स्टॉक टर्नओवर रेशो 8 है, कॉस्ट पे वह 25% से माल बेचता है, इसका सकल लाभ अनुपात होगा। आप इसके लिए लंबे रास्ते से जा सकते हैं, मैं एक बार लंबा रास्ता बताता हूँ। स्टॉक टर्नओवर रेशो इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज स्टॉक टर्नओवर रेशो 8, COGS मिसिंग है, यानी आपकी इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स मिसिंग है, एवरेज स्टॉक 50,000 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका COGS 4 लाख रुपए आ जाएगा। अब आपका प्रॉफिट दे रखा है लागत पर 25%, 25% ऑन कॉस्ट, तो 4 लाख पे सिंपली 25% अप्लाई कीजिए विच इज़ 1 लाख रुपया, और ये आपका सेल हो गया 5 लाख रुपए। लेकिन वो सेल नहीं जानना चाहता, वो आपका GP रेशो जानना चाहता है। तो आपका GP रेशो होता है GP अपॉन सेल इंटू 100। आपका जैसे GP आया 1 लाख, सेल आया 5 लाख,
सॉल्व करने पे हो गया 20%। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बहुत लंबा रास्ता हो गया, आप चाहें तो शॉर्ट में कर सकते थे। चूँकि आपको पता था 25% ऑन कॉस्ट है, इसका मतलब आप ये जानते थे कि ये 1/4 ऑन कॉस्ट है। जो 1/4 ऑन कॉस्ट होता है वो 1/5 ऑन सेल होता है। जो 1/4 ऑन कॉस्ट होता है वो 1/5 ऑन सेल होता है, और 1/5 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 20% वैसे ही आ जाता। यानी आप ठीक है, आपने पूरा क्वेश्चन भी सीख लिया तो अच्छी बात है, पर आप 1/4 ऑन कॉस्ट को 1/5 ऑन सेल वाले रास्ते से भी 20% आंसर ला सकते थे। इसका आंसर सी रहने वाला है। वेल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से क्या सही है? आपको सही को आइडेंटिफाई करना है। लिक्विडिटी रेशियो मेजर्स लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ये गलत है। आपके जो लिक्विडिटी रेशियो होते हैं जिसमें आपका करंट रेशियो आता है, क्विक रेशियो आता है, एब्सोल्यूट क्विक रेशियो आता है, वो आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को मेज़र करते हैं, आपकी अल्पकालीन शोधन क्षमता को देखते हैं, वो आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को नहीं देखते। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। इन्वेंट्री इज़ अ पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट्स। वेल, जब हम लिक्विड एसेट निकालते हैं तो इन्वेंट्री को एक्सक्लूड करते हैं, उसे बाहर कर देते हैं। इसने कहा वो उसके अंदर शामिल है, तो ये गलत बात है। इसके बाद है रूल ऑफ थंब फॉर एसिड टेस्ट रेशियो 2:1। नो, क्योंकि 2:1 है, ये तो करंट रेशियो का है। लिक्विड रेशियो का थंब रूल होता है 1:1। तो ये भी जो लिखा है ये गलत है। अब तक तीनों गलत हैं। द अमाउंट ऑफ ग्रॉस असेट इज इक्वल टू नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी गलत है। हमारे जो असेट होते हैं उसमें वो इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होता। असेट्स में से करंट लायबिलिटी हटा के जो आता है, असेट्स में से करंट लायबिलिटी हटा के जो आता है उसे अपन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो इसने जो कहा है वो भी गलत है। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा सही है, हमने कहा एक भी सही नहीं है, तो डी इसका आंसर होगा। वेल, आगे बात करें। कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इफ सेल इज 3,25,000 एंड द ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ द कॉस्ट। मैंने अभी भी बताया था 25% ऑफ कॉस्ट, 25 का मतलब 25/100 है ना, 25/100। तो ये हो गया 1/4 ऑफ कॉस्ट, क्योंकि किसी के भी आगे परसेंटेज होता है ना, उसका मतलब है अपॉन में 100 है। तो 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑल्सो मीन्स 1/5 ऑन सेल। वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 4 रुपये का सामान अपन 1 रुपये के मुनाफे पे बेचते हैं, यानी 5 में बेचते हैं। 4 का माल अपन 1 रुपये के मुनाफे पे बेचते हैं तो 5 में बेचते हैं। तो हम सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1 रुपया कमा रहे हैं 5 रुपये की सेल से, तो 1/5 ऑन सेल, और इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो वी आर अर्निंग 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल। तो बस ये इसका जीपी रेशियो हो जाएगा। इसका आंसर इन्होंने गलत दे दिया है। इन्होंने इंग्लिश में कहा था ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 20% ऑन सेल। नहीं, इसका आंसर ये मिसप्रिंट है, इसका आंसर 20% आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI, ROI का मतलब होता है कि हम लगाए हुए पैसे पे कितना कमा रहे हैं। ROI ऑल्सो नोन एज ROCE। इसका फॉर्मूला क्या है? पहले फॉर्मूला याद आना चाहिए। PBIT जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं डिवाइडेड बाय हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब मज़ेदार बात यह है कि हमें चाहिए प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का प्रॉफिट, और इन्होंने हमें दे रखा है इंटरेस्ट और टैक्स के बाद का लाभ। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि PBIT होता है, उसमें से आई लेस होता है, इंटरेस्ट लेस होता है, तो PBT बनता है, और टैक्स लेस होता है तो PAT होता है। इन्होंने हमें इंटरेस्ट और टैक्स के बाद का लाभ दे रखा है, तो यानी इन्होंने 4,05,000 रुपये ये दे रखा है, जबकि हमको सर्च ये करना है। ठीक है, अब डिवेंचर है 15 लाख के, 15 लाख का 10% 1,50,000, तो इंटरेस्ट का अमाउंट 1,50,000 होगा, ये दिस इज़ फॉर श्योर। और बाकी रहा टैक्स इन्होंने 10% दे रखा है। टैक्स इन्होंने, आप ध्यान दीजिएगा, टैक्स इन्होंने 10% दे रखा है। व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी होगा उसमें से 10% टैक्स चला गया, और ये जो दिख रहा है दिस रिप्रेजेंट्स 90%। आई रिपीट, जो भी प्रॉफिट रहा होगा उसमें से 10% टैक्स में चला गया, तो यहाँ जो दिख रहा है दिस शोज 90%। तो 4,05,000 डिवाइडेड बाय 90%, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4.5 लाख आ जाएगा। इसका मतलब बेसिकली यहाँ 4.5 लाख रहा होगा,
इसके बाद 45,000 टैक्स में गया होगा। और आप देखो इस फिगर में से इंटरेस्ट को माइनस करने पे इतना आ रहा है, यदि 1.5 लाख माइनस करने के बाद 4.5 लाख आ रहा है तो माइनस करने से पहले ओरिजिनली यहाँ पे 6 लाख रहा होगा। आई रिपीट, इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद 450,000 आ रहा है तो बिफोर दैट यहाँ 6 लाख रहा होगा। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो PBIT है वो है आपका 6 लाख रुपया, और जो हमने कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा है धंधे में वो है 30 लाख रुपया। दैट मीन्स हमने 30 लाख रुपए लगाकर 6 लाख रुपए कमाया, तो हमने 20% कमाया। तो हमारा जो ROCE है, पॉपुलरली नोन एज ROI, वो ROI 20% है। तो इसका आंसर बी रहेगा। इसके बाद आपको करंट रेशियो 4:1 दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो 4/1, करंट एसेट्स पता नहीं, करंट लायबिलिटी 12,000 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तो आपका करंट एसेट्स 48,000 रहा होगा। यानी आप इसका सेंस समझिए, करंट रेशियो 4:1 का मतलब होता है कि हमारे जो असेट्स हैं वो लायबिलिटी से 4 गुना है, 4 गुना है, इस सेंस को समझिए। तो अगर ये 12,000 हैं तो करंट एसेट डेफिनेटली 48,000 होंगे, 48,000 आंसर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बोलता है करंट रेशियो 2:1 है और हमने एक फिक्स एसेट्स को बेचा। फिक्स एसेट्स की बुक वैल्यू 40,000 थी, लेकिन हमने उसको 36,000 में बेचा, क्रेडिट यानी उधार पे बेचा। तो कहता है कि बताओ अब करंट रेशियो का क्या होगा। वेल, इनका क्वेश्चन है कि करंट रेशियो 2:1 है, तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी अपन एज्यूम कर लेते हैं। आप 20,000 10,000 भी एज्यूम कर सकते हो, मैंने 2 लाख और 1 लाख एज्यूम किया है। कि मान लेते हैं कि अभी हमारा 2:1 इसलिए है कि हमारा करंट एसेट 2 लाख है और करंट लायबिलिटी 1 लाख है। अब जैसे ही हमने फिक्स एसेट्स को बेचा तो आपका फिक्स एसेट माइनस हो गया, क्योंकि फिक्स एसेट को हमने बेचा तो वो फिक्स एसेट माइनस हो गया। थोड़ा सा आपको लॉस हुआ, तो थोड़ा सा आपका शेयर होल्डर फंड में माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने 40,000 की चीज़ को 36,000 में बेचा है, तो आपका कैपिटल या कहें शेयर होल्डर फंड प्रॉफिट कह लो, वो 4,000 माइनस होगा। अब जिसको आपने बेचा उसे उधार बेचा, तो उधार बेचने से आपके डेटर्स क्रिएट हो गए। उधार बेचने से आपके डेटर्स कह लो, कस्टमर कह लो, रिसीवेबल बोल दो, आपके रिसीवेबल क्रिएट हो गए। कहने का मतलब है ये पैसा जल्दी ही हमको मिलेगा, तो आपका करंट असेट्स बढ़ गया है। पहले आपका करंट असेट 2 लाख था, लेकिन चूंकि 36,000 हमारा करंट असेट बढ़ गया, क्योंकि डेटर इज़ अ पार्ट ऑफ करंट असेट्स, तो नीचे डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं है, ऊपर चेंज हो गया। तो ये आपका जो नया रेशियो है वो 2.36 है। पहले आपका रेशियो 2:1 था और अब इसके मुकाबले 2.36 है। इसको हम बोलेंगे कि हमारा रेशियो इम्प्रूव हो गया। तो हमारा रेशियो इम्प्रूव हो गया, हमारे रेशियो में हिंदी है क्या, हाँ हिंदी है कि हमारा करंट रेशियो में सुधार होगा, बढ़ोतरी होगी। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स की दुनिया से हो तो आप जानते हो कि कॉमर्स में 3 बड़ी जॉब्स रहती हैं। एक होती है स्कूल लेक्चरर वैकेंसी, ठीक है, जो जिसे अपन PGT TGT कॉमर्स टीचर भी कहते हैं। दूसरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी, यानी कॉलेज लेक्चरर वाली वैकेंसी। और तीसरी होती है किसी भी स्टेट में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये वैकेंसी। इसके अलावा सबसे बड़ी वैकेंसी CA साइड की होती है, CA वाली, बट वो प्रोफेशनल साइड होती है। वेल, आपको क्या लगता है एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक कर देता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता, एक बार के लिए फेल हो जाता है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू मी जो फ़र्क रहता है वो रहता है फ़र्क प्रैक्टिस का। क्योंकि तैयारी सब करते हैं, कोर्सेज सब लेते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग सेल्फ से तैयारी करते हैं। तो एक बार के लिए तैयारी सब करते हैं, लेकिन जो मेन फ़र्क रह जाता है ना वो प्रैक्टिस का रहता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। एक सीट पे 50 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, 500 कैंडिडेट, ये नंबर बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए। तो ऐसे में आप क्रैक कैसे कर पाओगे? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक सब पे बनाए हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें आपको दिखाई देगा ऑडिट का क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा। इसके बाद आप नीचे चलिए
तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक है, इसके बाद स्टैटिस्टिक का है। मतलब ये हमारे पास बहुत सारे, इनफैक्ट लगभग हमने सारे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन बैंक बना दिए हैं और वो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल हैं। सारे क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। बहुत जगह पे हमने जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। उसके अलावा हम डाउट डिस्कशन भी करते हैं। हमारा नंबर लगाता है व्हाट्सएप पे, आप देख रहे होंगे, तो उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम फुल कोर्सेज भी क्रिएट कर रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देखें तो फुल कोर्सेज भी काफ़ी सारे आ चुके होंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ हम रेडी हैं। तो अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू बहुत नॉमिनल 99 मतलब ओनली 99 रुपी, या कोई अगर बड़ा है तो 199 रुपी में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आप अपने क्वेश्चन बैंक को कस्टमाइज़ करा सकते हो। अगर सपोज़ कीजिए कि हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई 2 टॉपिक नहीं डाले हैं, तो आप सिंपली व्हाट्सएप कीजिए, हम उसके क्वेश्चंस उसके अंदर और ऐड कर देंगे या आपके पास भेज देंगे, ठीक है। और अगर कोई ज़्यादा हिस्सा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो बहुत सिंपल है तैयारी करना, बट तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है ना। क्रिकेट खेलना सबको आता है ऑलमोस्ट, अगर आप इंडिया में हैं तो क्रिकेट खेलना सबको आता है, लेकिन अच्छे प्लेयर कौन बनते हैं? जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं या बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द की। तो मैं जस्ट आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक सॉलिड क्वेश्चन बैंक चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन बैंक में ऑलमोस्ट हमने इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो हमने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। थोड़े रह भी गए होंगे, बट हमने मोस्टली क्वेश्चंस को कवर किया है ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सको। सिंपल लेवल, एवरेज लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के एमसीक्यू हमने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। कोई अगर चैप्टर नहीं है तो आप उसे और ऐड करवा सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इन क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लोर कीजिए। केवल एक किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आप लेके देखिए, अगर आपको फ़ायदा लगता है तो फिर आप और क्वेश्चन बैंक लीजिए। जहाँ आप इतना तैयारी पे पैसा खर्च करते हैं, आगे इतनी लाइफ आपकी दांव पे लगी हुई है, तो एक 500, 600 या 900 रुपये के सारे सब्जेक्ट्स के भी मिला के 1000 रुपये के अंदर सारे आ जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ केवल एक 99 रुपीज़ से स्टार्ट कीजिए। तो जस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा, कॉमर्स पॉइंट ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा। दिक्कत आए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 है। संचालन से आय की लागत, संचालन से आय यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और उसकी कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी COGS दे रखा है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक पूछा है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू COGS, ये जिसको आजकल बोलते हैं कॉस्ट ऑफ RFO, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका दे रखा है 5, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 है, और आपका COGS है 10 लाख, एवरेज स्टॉक मिसिंग है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए एवरेज को इधर लेके जाएंगे, 5 को नीचे लेके आएंगे, देन एवरेज स्टॉक 10 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 2 लाख हो गया। अब आपको एवरेज स्टॉक पता लग गया। इन्होंने क्वेश्चन में एवरेज नहीं पूछा है, इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक पूछा है, तो फिर आप बोलेंगे एवरेज स्टॉक दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। एवरेज की जगह पे आप 2 लाख लिख दो, ओपनिंग स्टॉक आपका 1,20,000 है, क्लोजिंग स्टॉक आपका मिसिंग है तो उसकी जगह x लिख दो या क्लोजिंग स्टॉक लिख दो। नीचे 2 है, 2 लाख 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 4 लाख आ जाएगा, और यहाँ पे 1,20,000 है प्लस क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक के यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है तो ये जाके वहाँ माइनस हो जाएगा। तो 4 लाख में से 1,20,000 माइनस हो जाएगा तो 2,80,000 आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक 2,80,000 रुपया, ये इसका बी आंसर बिल्कुल सही दे रखा है। थोड़े से क्वेश्चन और हैं। आपको शेयर कैपिटल दे रखा है 5 लाख रुपए, रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है, करंट एसेट दे रखा है और नॉन करंट एसेट दे रखा है, और प्रॉपर्टी रेशो पूछा है। प्रॉपर्टी रेशो के लिए आपको शेयर होल्डर फंड चाहिए और नीचे आपको टोटल असेट चाहिए, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड तो मैं कह सकता हूँ आपको गिवन है, एंड शेयर होल्डर फंड मिला के 5,40,000 है, क्योंकि शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखे हैं। पर अभी टोटल असेट्स आपका मिसिंग है, तो आप क्या करो ना, आप असेट साइड क्रिएट कर लो। आपको पता है करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। आपकी नॉन करंट एसेट्स तो है 7,20,000 और आपका करंट एसेट्स है 1,80,000, ये दोनों मिला के हो गए 9 लाख के। तो इन दोनों को मिला के टोटल एसेट्स क्रिएट हो जाता है विच इज़ 9 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5,40,000 रुपया शेयर होल्डर्स ने लगा रखा है आउट ऑफ 9 लाख, यानी
जो बिज़नेस के अंदर 9 लाख रुपए लगा हुआ है, इसमें से 5,40,000 रुपये का शेयर होल्डर फंड है। अगर ये मुझसे डेट पूछता तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो डेट का अमाउंट है। अब इसमें लॉन्ग टर्म कितना है, शॉर्ट टर्म कितना है, वो हम नहीं कह पाते, पर बाय द वे उस तरफ जाना ही नहीं है। इसको सॉल्व करने पे 0.6 आ रहा है। 0.6 का मतलब 1 रुपये के सेंस में समझिए, 1 रुपये में से 60 पैसा, 1 रुपये में से 60 पैसा शेयर होल्डर्स ने लगा रखा है, तो 0.6 इसका आंसर है। इसके बाद अगेन स्टॉक टर्नओवर रेशियो का एक और क्वेश्चन आ गया। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है, सेल दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट दे रखी है। अब आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दे रखी है वो है 25%, लेकिन 25% अपने आप में इनफ नहीं होता, बताना पड़ता है 25% ऑन कॉस्ट या सेल। तो इंग्लिश देख लिया करो, ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज़ 25% ऑन सेल, हिंदी में लिखा हुआ है विक्रय बिक्री पर 25%, तो 25% ऑन सेल दे रखा है। तो मैंने इसको किया सॉल्व 1/4 ऑन सेल, और मैं ये भी जानता हूँ 1/4 ऑन सेल ऑल्सो मीन्स 1/3 ऑन कॉस्ट। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि इस क्वेश्चन में चलो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस क्वेश्चन में आपको सेल दे रखा है और सेल के ऊपर आप जीपी निकाल लो, जीपी 1/4 निकाल लो या 25% निकाल लो, एक ही बात है, तो आपका कॉस्ट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका कॉस्ट 4,80,000 है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, तो वो आप क्या करना, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना। जैसे आप क्या करना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, उसमें ओपनिंग स्टॉक लिख लेना, परचेज लिख देना, सीआई की तरफ से सेल लिख देना, इधर की तरफ जीपी लिख देना, तो आपका यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। इसके आने का सेंस ये होगा कि आपका ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, तो आप एवरेजिंग आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो आपका ये जो COGS आया उसमें आप एवरेज स्टॉक अप्लाई कर देना, ठीक है। तो मैं अभी और नहीं कर रहा इसको, आप समझ जाओगे क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशियो को काफ़ी क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ है। अल्फा लिमिटेड की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी 3 लाख और 2 लाख हैं, और ये चालू अनुपात 2:1 के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए विविध लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी। वैसे मैं बता दूं कि ये जो वीडियो अपन बना रहे हैं, कर रहे हैं, इसके नीचे इन सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मैंने दे रखे हैं, यानी जो मैं करा रहा हूँ ना, तो अगर आप वीडियो सुनते सुनते समझ गए, नहीं तो मैंने इसकी जो PDF प्रोवाइड कराई है उसके अंदर इनके सॉल्यूशन भी दिए हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा। वेल, अभी आप समझो, आपका करंट रेशो बराबर होता है करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी। आपका करंट रेशो, करंट एसेट्स अभी 3 लाख है, करंट लायबिलिटी 2 लाख है। अभी जो आपका रेशो आ रहा है सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा, लेकिन इनकी इच्छा है कि हम जो 2:1 आइडियल रेशो होता है हम उसको पाना चाहते हैं, और उसको पाने के लिए क्रेडिटर्स को पेमेंट करना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे, मुझे नहीं पता कितना पेमेंट करेंगे, हो सकता है 1 लाख पेमेंट करेंगे, हो सकता है 2 लाख करेंगे, हो सकता है 1.5 लाख या 3 लाख, पता नहीं कितना पेमेंट करेंगे, लेकिन उससे होगा क्या कि अगर आप जो भी अमाउंट एक्स अमाउंट पे करोगे तो आपके करंट एसेट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि आप पे करोगे तो कैश या चेक दोगे तो आपका करंट एसेट्स एक्स अमाउंट से कम हो जाएगा, और जितना आप क्रेडिटर्स को पे करोगे उतना ही आपका करंट लायबिलिटी कम हो जाएगा। तो बात ये समझो, जैसे ही आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों ही कम हो जाएगा। मैं नहीं जानता वो कितना है, और वही तो हमसे पूछ रहा है कि कितना पेमेंट करेंगे, लेकिन तब हमारे को जो चाहिए वो चाहिए 2:1, ठीक है। तब हमें 2:1 चाहिए, ठीक है। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 लाख मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 लाख आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, इधर 1 को 3 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख आएगा, और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। ये 3 लाख इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 1 लाख बच जाएगा, और माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस x है, और ये माइनस का 2x है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 1 लाख बराबर x। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर हम 1 लाख रुपये पेमेंट करेंगे, अगर हम 1 लाख रुपये पेमेंट करेंगे तो हमारा ये हासिल हो जाएगा। मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। अभी हमारे करंट एसेट्स 3 लाख हैं, जैसे ही हम 1 लाख पेमेंट करेंगे तो हमारे पास 2 लाख बचेगा। अभी हमारे करंट लायबिलिटी 2 लाख है, जैसे ही हम 1 लाख पेमेंट करेंगे तो 1 लाख रह जाएगा, और हमारा जो डिज़ायर्ड रेशो है वो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऑप्शन लगा लगा के भी कर सकते थे कि पहले आप 1 लाख का पेमेंट करके देख लेते कि अब नया रेशो क्या बना, फिर 2 लाख रख के देख लेते, फिर 1.5 लाख, जिस पे भी आपका आता वही आपका आंसर होता। इसके बाद दे रखा है बीटा लिमिटेड का वर्तमान अनुपात यानी करंट रेशो 4:1 है, त्वरित यानी क्विक रेशो 2:1 है। ये मान लिया जाए कि स्टॉक 22,500 है, तो बताओ असेट्स की राशि क्या है। वेल,
आपको पता है करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी, तो करंट रेशो 4/1, सी ए मिसिंग है, करंट लायबिलिटी को एक्स मान लेते हैं। मैंने पहले भी एक बार जब मिसिंग थे, दोनों फिगर मिसिंग होते हैं ना, तो आप करंट लायबिलिटी को एक्स मान लिया करो, सेफ रहता है। लिक्विड रेशो के लिए लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी चाहिए होता है। लिक्विड रेशो 2.5 है, और क्या बोलते हैं आपका लिक्विड एसेट्स तो पता नहीं है, करंट लायबिलिटी को हम एक्स मान चुके हैं। तो इधर से सॉल्व किया तो आपकी करंट एसेट्स इक्वल टू 4x निकल के आ गई, और इधर से मल्टीप्लाई किया तो आपका लिक्विड एसेट निकल के 2.5x आ गया। ठीक है, ये जब दोनों आ जाएंगे ना, तो अपन ये जानते हैं कि करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस कर दिया जाए तो लिक्विड एसेट्स आता है, ये पता होना चाहिए। करंट एसेट्स की वैल्यू 4x आई थी, देखो ज़रा, और लिक्विड एसेट्स की वैल्यू 2.5x आई थी, और स्टॉक की जो वैल्यू है वो 22,500 गिवन है। और अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2.5x को आप इधर बुला लो, यानी इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, तो फिर 1.5x रह जाएगा। वो कैसे होगा, 2.5x आके 4x में से लेस हो जाएगा, तो 1.5x रह जाएगा, और 22,500 इसके बराबर है। x की वैल्यू निकालनी है, तो 22,500 डिवाइडेड बाय 1.5 कीजिए, सॉल्व करने में 15,000 आया है, तो ये 15,000 आपकी स्टॉक की वैल्यू है। तो लेकिन गौर कीजिए कि इन्होंने हमसे स्टॉक की वैल्यू नहीं पूछी है। ठीक है, ये इन्होंने हमसे पूछी है द अमाउंट ऑफ टोटल करंट एसेट्स। ओके, अपन अभी अभी एक्स की वैल्यू है ना, आराम से करते हैं। करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स ये आ गए थे, और हाँ ठीक है, आराम से करंट एसेट्स आ गया था, लिक्विड एसेट्स आ गया था, स्टॉक की वैल्यू पुट कर दी थी, हमें एक्स की वैल्यू आ गई थी। गौर कीजिए वो 15,000 जो आंसर आया था वो एक्स का आंसर आया था, और एक्स क्या था, करंट लायबिलिटी था, तो स्टॉक नहीं आया था अभी, सॉरी स्टॉक तो गिवन है आपको। एक्स की वैल्यू आई थी विच इज़ 15,000, विच इज़ करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 4 तो 15,000 का 4 गुना होता है 60,000। इन्होंने हमसे करंट एसेट पूछा है तो 60,000 होगा। तो जैसे मैं फिसल गया, आप फिसल मत जाना, कर लेना क्वेश्चन। अच्छा, डेटर टर्नओवर रेशो 4 है तो वसूली अवधि कितनी होगी, तो बस फॉर्मूला याद होगा तो सारा हो जाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है 12 महीना डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशो, तो 12 महीना एंड डेटर टर्नओवर रेशो 4 है, सीधा सीधा गिवन है, तो 3 मंथ। तो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड 3 महीना आएगा। यानी अगर हम डेटर से साल में 4 बार वसूली करते हैं, करते हैं तो ये कह सकते हैं कि एवरेज हम उनसे 3 महीने में अपना पैसा वसूल कर लेते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड 3 महीना है। ठीक है, और ये आप याद रखना, डेटर टर्नओवर रेशियो से आप कलेक्शन पीरियड बना सकते हो, कलेक्शन पीरियड से आप डेटर टर्नओवर रेशियो बना सकते हो। आपको 12 का भाग लगाना है, 12 में भाग लगाना है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ डेटर टर्नओवर रेशियो 6 है, तो आपका कलेक्शन पीरियड 2 आएगा, क्योंकि 12 डिवाइड बाय 6। अगर मैं कहूँ डेटा टर्नओवर रेशियो 4 है, तो आपका कलेक्शन पीरियड 3 आएगा, 3 महीने। अगर डेटा टर्नओवर रेशियो 3 है, तो आपका कलेक्शन पीरियड 4 आएगा। ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो। विच इज़ नॉट एक्टिविटी रेशियो, कौन सा एक्टिविटी रेशियो नहीं है, तो सेल अपॉन इन्वेंट्री ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है, क्योंकि अगर COGS नहीं दे रखी हो तो हम सेल यूज़ करते हैं। सेल अपॉन डेटर ये आपका डेटर टर्नओवर रेशियो है। परचेज अपॉन क्रेडिटर ये आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है। फॉर्मूले बिल्कुल सही तो नहीं लिखे हुए, क्योंकि परचेज की जगह नेट क्रेडिट परचेज होना चाहिए था, क्रेडिटर की जगह पेबल होना चाहिए था, डेटर की जगह रिसीवेबल होना चाहिए था, सेल की जगह क्रेडिट सेल होना चाहिए था, पर मोटा मोटा इनका सेंस निकल रहा है। तो ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो तीनों हैं, ये आपके एक्टिविटी रेशियो हैं, जिनको अपन एफिशिएंसी रेशियो भी बोलते हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट अपॉन सेल है, ये रेशियो तो है, लेकिन इस रेशियो का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा रेशो है, तो ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, तो ये एक्टिविटी रेशो नहीं है, इसलिए इसका बी आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद करंट रेशो 2.5 है, वर्किंग कैपिटल 60,000 है। एक बार फिर अपन लास्ट टाइम प्रैक्टिस कर लेते हैं। करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी, और करंट रेशो 2.5 है, और करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी को एक्स मान लीजिए। इससे ये होगा कि आपका करंट एसेट्स 2.5x आ जाएगा। फिर वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी,
वर्किंग कैपिटल 60,000 है, करंट एसेट 2.5x है, करंट लायबिलिटी x है, सॉल्व करने पे 1.5x है, x की वैल्यू सॉल्व करने पे 40,000 आएगा। लेकिन आप देख लेना क्या मांगा है, तो 40,000 जो आया है ये करंट लायबिलिटी की वैल्यू आई है ना, और हमसे इन्होंने पूछा है करंट एसेट्स की वैल्यू, तो करंट एसेट्स की वैल्यू 2.5 गुना है, तो 40,000 का 2.5 गुना यानी 1,00,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं। निम्नलिखित जानकारी से ऑपरेटिंग रेशियो की गणना करें। आपको क्या दे रखा है, आपको सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका सेल दे रखा है, जीपी परसेंटेज दे रखा है 40% ऑन कॉस्ट, 40/100 यानी 4/10 ऑन कॉस्ट। 4/10 ऑन कॉस्ट को थोड़ा इजी कर दे तो 2/5 ऑन कॉस्ट। 2/5 ऑन कॉस्ट ऑल्सो मीन 2/7 ऑन सेल। कि सर ये कैसे, क्योंकि 5 रुपये की कॉस्ट का माल अपन 2 रुपये के मार्जिन पे सेल करते हैं। 5 रुपये की कॉस्ट का माल 2 रुपये के मार्जिन पे सेल करते हैं, यानी 7 रुपये में सेल करते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ वो हुआ 2/7 ऑन सेल। तो हमारी सेल दे रखी है और इसका 2/7 अप्लाई कर देंगे तो 1,80,000 आ जाएगा। कि सर समझ में नहीं आ रहा, आपकी सेल दे रखी है और सेल के ऊपर आप ये जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, आपका जीपी आ जाएगा, और सेल में से आप जीपी लेस करेंगे तो आपका COGS आ जाएगा। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, जिनको मिला के अपन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बोलते हैं। वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आपके 22,500 आ जाएंगे। अब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हो, हमने कितने का माल बेचा और हमारे ऑपरेशनल खर्चे कितने हैं। जैसे हमने 4.5 लाख का माल बेचा और हमारे ऑपरेशनल खर्चे 22,500 है, तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट 4,72,500 है। इसने हमसे क्या पूछा, ऑपरेटिंग रेशो। तो ऑपरेटिंग रेशो इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल इंटू 100। तो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट है 4,72,500, हमारी सेल है 6,30,000 इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 1 2 1 2 3 4 3 4 और फिर 3 से डिवाइड कर दें, ये 21 आया है, और 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15, फिर और हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, 7 7 49, 7 5 35, 75%। हमारा जो ऑपरेटिंग रेशो आया है दैट इज़ 75% आया है। इसका मतलब जब भी हम 100 रुपये की सेल करते हैं तो 75 रुपये हमारी कॉस्ट आती है। और लास्ट क्वेश्चन है, अगर हमारी सेल इतनी है, डेटर इतने हैं, तो कलेक्शन पीरियड बताओ। तो देखिए कलेक्शन पीरियड आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह मानिएगा, आप कलेक्शन पीरियड के लिए जैसे ये फॉर्मूला रख दीजिए, 365 डेज डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशो। और डेटर टर्नओवर रेशो के लिए आपको चाहिए क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय डेटर्स। आपकी क्रेडिट सेल है 5,40,000, आपके डेटर्स हैं 90,000। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ गया। 6 टाइम्स जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर आपका डेटर टर्नओवर रेशो का आंसर 6 टाइम्स आया तो आपका कलेक्शन पीरियड 2 मंथ आएगा, पर 2 मंथ की जगह इन्होंने क्वेश्चन में डेज दे रखे हैं। तो 365 दिन डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशो 6, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट 60 या 61 दिन आएंगे। अगर बहुत प्रिसाइज वे में कहें तो 61 डेज आने चाहिए, पर अगर इन्होंने 60 दिन भी दिया है तो ठीक है। इसको आप यूँ भी कर सकते हो कि 12 महीने डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स, तो हमारा पैसा 2 महीने में आता है, और 2 महीने का मतलब होता है लगभग 60 से 61 दिन में हमारा पैसा आता है। तो होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे MCQ अपन ने सॉल्व किए, नीचे इन सारे क्वेश्चन जो मैंने समझाए उनके फुल्ली सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप देख के भी समझ सकते हैं। ठीक है।